तो मेरे बेटा शुरू करते हैं शीट नंबर 4 के डीपीएस। लेकिन मैं ये मान के चलूंगा थ्योरी आप लोगों की बिल्कुल क्लियर है, थ्योरी आप लोगों ने सारी पढ़ रखी है, किसी का कुछ पेंडिंग नहीं है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और बीच बीच में आप लोगों से पूछूंगा भी। सबसे पहला शीट नंबर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी डीपीएस का पहला न्यूमेरिकल। मेरे बेटा शुरू के जो न्यूमेरिकल्स है 7-8 वो सारे ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज वगैरह पर बेस्ड है। आपको पता है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल तब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है ईएमएफ, और व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल पढ़ाया हुआ है उस समय जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। और इनका आपस का रिलेशन क्या है? V = E - IR। तो शुरू करा जाए। ये करेंगे एक सेल है, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। हमने इसको आइडियल वोल्ट मीटर से जोड़ा। आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसका खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और क्योंकि उसका खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो वो करंट ड्रॉ नहीं करता। और जब करंट ड्रॉ नहीं करता तो वो ईएमएफ नापता है। तो उसने इसका ईएमएफ मेजर किया 2.2 वोल्ट। तो पहले लाइन में उन्होंने दे दिया 2.2 वोल्ट ईएमएफ। फिर इन्होंने 5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया इसके साथ। जैसे ही 5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओगे, अब बैटरी से करंट वोल्ट मीटर में ही तो नहीं जा सकती, बैटरी से करंट रेजिस्टेंस में तो जाएगी। और यदि करंट जाएगी तो अब ये वोल्ट मीटर ईएमएफ नहीं नापेगा, क्योंकि सेल में से करंट निकल रही है। और यदि बेटा सेल में से करंट निकल रही है तो अब ईएमएफ नहीं, टर्मिनल वोल्टेज नापी जा रही है, और उसकी रीडिंग दी है 1.8 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज है 1.8 वोल्ट। तो वो पूछ रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस बताना। तुम्हें याद होगा ईएमएफ का फॉर्मूला होता है I × R+R, और टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है I × R। ये सब आपकी पुरानी थ्योरी की वीडियोस में है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके I से I कट गया और रह जाएगा एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आंसर मिलेगा। वो फॉर्मूला है E/V = R + r/R। इसमें E को रख देना 2.2, V को रख देना 1.8। कैपिटल R कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, ऊपर और नीचे दोनों जगह 5 ओम रख देना, और स्मॉल r निकल जाएगा। जो स्मॉल r आएगा वही इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बैटरी का ईएमएफ है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम से जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? एक सर्किट दे रखा है उन्होंने, मैं सर्किट बना देता हूं। क्या दिया हुआ है? यहां लिखा हुआ है 4 ओम, ये बैटरी है, 12 वोल्ट ईएमएफ और 2 ओम रेजिस्टेंस की। यहाँ एमीटर दिखा रखा है, आइडियल एमीटर है। यदि दिया ना जाए तो आइडियल एमीटर मानना और आइडियल वोल्ट मीटर मानना। और यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा करके दिखा रखा है। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। वो कह रहे हैं कि ये सेल है ईएमएफ 12 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का, आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल एमीटर है। तो उनका क्वेश्चन है शो दैट इफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस सेल और कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इट विल गिव सेम रीडिंग। मेरे बेटा पहले आप सर्किट में करंट बताओ, फिर मैं क्वेश्चन निकालता हूं। करंट I = E/R+R। ईएमएफ है 12 वोल्ट, कैपिटल R यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 और स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है 2, तो 2 एम्पियर आ गई। अब वोल्ट मीटर को एक बार बैटरी के साथ लगाना है और एक बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। जब बैटरी के साथ लगाओगे तो वो बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज नापेगा, ईएमएफ नहीं, क्योंकि सेल से करंट बह रही है।
तो मुझे बताओ यदि वोल्ट मीटर को बैटरी के साथ जोड़ोगे तो क्या रीडिंग आएगी? तो रीडिंग आएगी टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज होती है E माइनस आई आर। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। EMF है 12, I है 2, स्मॉल r है 2, I है 2, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2। तो सॉल्व करके कितना आ गया? 2 2 4 12 माइनस 4 8 वोल्ट रीडिंग आ गई। जगह कम है, मैं लिख नहीं रहा। यानी कि जब वोल्ट मीटर को यहां लगाओगे 8 वोल्ट रीडिंग आएगी। अब मैंने वोल्ट मीटर को यहां से हटा दिया, इस रेजिस्टेंस के साथ वोल्ट मीटर लगा दिया। अब क्या रीडिंग आएगी? तो बेटा रीडिंग, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज नापेगा, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा, और रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई कैपिटल आर। आई है 2 एम्पियर, कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम का। तो ये भी 8 वोल्ट आ गया, पहले भी 8 वोल्ट आया था, अब भी। यानी वोल्ट मीटर को बैटरी के साथ जोड़ो, चाहे वोल्ट मीटर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ो, एक ही रीडिंग आएगी। यही इस क्वेश्चन में दिखाना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 990 ओम। यानी कि यह आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है। आइडियल वोल्ट मीटर में तो रेजिस्टेंस ही नहीं होता, इसका खुद का रेजिस्टेंस है 990 ओम। आइडियल वोल्ट मीटर 990 ओम कनेक्टेड अक्रॉस सेल ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट रेजिस्टेंस 3 ओम। इसको जोड़ दिया गया एक सेल से जो 3 वोल्ट ईएमएफ का है और जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, जोड़ दिया गया। फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। एक तो ये बताओ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल का क्या होगा, यानी सेल की वोल्टेज क्या होगी। पहले इस तरह के सभी न्यूमेरिकल में करंट निकालो करो। करंट पूरे सर्किट में वोल्टेज कौन सी है? तो जवाब है 3 वोल्ट। पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है? 990 ओम तो वोल्ट मीटर का और 3 ओम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो बराबर में बना दिया है, यानी 993 ओम रेजिस्टेंस है। तो करंट आ गई 1/331 एम्पियर। अब पहला पार्ट, उन्होंने कहा कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी। वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वोल्ट मीटर में जाने वाली करंट, यानी कि 1/331 इंटू वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 990। तो यानी वोल्टेज आ गई 990/331 वोल्ट। गारंटेड ये 3 वोल्ट से कुछ कम है। यदि डिनोमिनेटर 330 होता तब 3 वोल्ट आता है, डिनोमिनेटर 330 से ज्यादा है तो ये रीडिंग 3 वोल्ट से कम है। यानी ये वोल्ट मीटर, सेल था 3 वोल्ट का, लेकिन ये वोल्ट मीटर बताएगा 3 से कम वोल्ट का। यदि इस वोल्ट मीटर से मैं सेल की वोल्टेज नापूंगा तो 3 वोल्ट से कम आ रही है, यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग में एरर है। तो वो परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं। परसेंटेज एरर, पहले बताओ वोल्टेज आनी क्या चाहिए थी? सेल कितने वोल्ट का है? 3 वोल्ट का। आनी चाहिए थी 3, आ गई कितनी? 990/331। आनी थी 3, आ गई 990 - 331। तो ये हो गई एरर इन वोल्टेज। और यदि एरर इन वोल्टेज को रियल सेल की जो रियल ईएमएफ है उससे डिवाइड कर दे तो ये कहलाएगी फ्रैक्शनल एरर इन वोल्टेज। और जब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज एरर इन वोल्टेज। ऊपर क्या है? डेल्टा V अपॉन V इंटू 100। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा है डेल्टा X अपॉन X इंटू 100 होता है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। तो हम चाहते थे वोल्ट मीटर सही रीडिंग नापे, वो नहीं हुआ। सेल था 3 वोल्ट का, वोल्ट मीटर ने 3 से कम वोल्ट बताए। और क्यों बताए ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। जब सेल से करंट ड्रॉ होती है, सेल से करंट ड्रॉ होती है तो वो गलत रीडिंग देता है, तब वो ईएमएफ नहीं नापता सही। आइडियल वोल्ट मीटर होता तो सेल से करंट ही ड्रॉ नहीं होती, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होता है। और यदि बेटा सेल से करंट ड्रॉ नहीं होती तो वो रियल ईएमएफ नापता। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब बैटरी ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। मेरी आदत है इंटरनल रेजिस्टेंस को थोड़ा बराबर में बना देता हूं जिससे लूप इक्वेशन हो या कोई भी काम हो तो वो छूट ना जाए। बैटरी ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर गिव्स 0.5 एम्पियर टू 12 ओम। जब इसे 12 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा गया तो इसने 0.5 एम्पियर करंट भेजी, और जब इसी सेल को ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर इसे जोड़ा गया दूसरे रेजिस्टेंस 25 ओम से, तो इसने 0.25 एम्पियर करंट भेजी। तो बताइए ईएमएफ क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। मेरे बेटा यहां पर फॉर्मूला E इज इक्वल टू I इंटू आर प्लस आर। क्या फॉर्मूला? E इज इक्वल टू I इंटू आर प्लस आर, जहां कैपिटल आर क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और स्मॉल आर क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले पार्ट में I को तो रख दो 0.5, कैपिटल आर को रख दो 12, स्मॉल आर और E तो पता ही नहीं, वो तो निकालने। दूसरे पार्ट में I को रख दो 0.25 और कैपिटल आर को रख दो 25। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। दो वेरिएबल दो इक्वेशन, वेरिएबल है E और स्मॉल आर, और दो वेरिएबल है दो इक्वेशन है। सॉल्व आप कर सकते हो, दोनों को डिवाइड कर देना, डिवाइड करके E कट जाएगा और स्मॉल आर निकल जाएगा, डिवाइड करके E कट जाएगा और स्मॉल आर निकल जाएगा। जब स्मॉल आर आ जाए तो उसे किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने के साथ ही आपको ईएमएफ मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 गया। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ग्राफ दिया गया है V वर्सेस I ग्राफ। यहां लिखा है 5.6 वोल्ट, यहां लिखा है 2 एम्पियर। वो कह रहे हैं ये 4 सेल मिलकर के, 4 सेल का ग्राफ है, एक सेल का नहीं, 4 सेल मिलकर के ये ग्राफ बनाते हैं V वर्सेस I ग्राफ। तो हर सेल का ईएमएफ क्या है? पहले हर सेल का ईएमएफ बता दूं। देखिए ये दो कोऑर्डिनेट बड़े काम के हैं। पहला, इस कोऑर्डिनेट पर वोल्टेज है 5.6 और इस कोऑर्डिनेट पर करंट है 0। पहले ये कोऑर्डिनेट काम आएगा ईएमएफ निकालने के, ये कोऑर्डिनेट काम आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के। तो इस कोऑर्डिनेट में वोल्टेज है 5.6, करंट है 0। फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये सब फॉर्मूले याद कर लेना। तो V को रख दो 5.6, E माइनस 0 इंटू स्मॉल आर। तो ईएमएफ आ गया 5.6 वोल्ट, लेकिन ये तो 4 सेल का ईएमएफ है, तो यहां लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। दिस इज द ईएमएफ ऑफ 4 सेल्स, सो ईच सेल हैज ईएमएफ ऑफ 1.4 वोल्ट। अब आता है ये चारों का ईएमएफ लिखा हुआ है। अब आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये कोऑर्डिनेट काम आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के। दूसरे नंबर पर जब करंट है 2 एम्पियर, उस समय वोल्टेज है 0। करंट है यहाँ 2 एम्पियर, वोल्टेज है 0। अब फिर वही फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। चारों सेल के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं। वोल्टेज है 0, ईएमएफ है 5.6 चारों सेल का, करंट है 2 एम्पियर। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई? 28 दूनी 56, 2.8 ओम। ये चारों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये चारों सेल का ईएमएफ है। यदि कहे एक सेल का ईएमएफ बताओ तो डिवाइड बाई 4, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ डिवाइड बाई 4। अब इन्होंने कहा किस करंट पर पावर मैक्सिमम हो जाएगी। तुम्हें मालूम है पावर मैक्सिमम तब होती है, इसकी कल वीडियो भी भेजी थी, पावर मैक्सिमम तब होती है जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होते हैं।
करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर, ये फॉर्मूला है करंट का। तो ईएमएफ को तो रख दो 5.6, चारों सेल का निकाल रहा हूं। कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू 2.8, चारों सेल का। कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर लूंगा तभी पावर मैक्सिमम मिलेगी, तो 2.8 ही लूंगा, तो 1 एम्पियर आंसर आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, वो तो मैं पहले ही निकाल चुका, लेकिन ईच सेल का है 2.8 इज नॉट द आंसर, डिवाइड बाय 4, 0.7 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसके चाचा का लड़का है, बिल्कुल सेम, छठा न्यूमेरिकल और पांचवा न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है। तो मैं आपसे पूछूंगा, ग्राफ दिया है, उन्होंने कहा 3 सेल सीरीज में है, वहां 4 सेल थे, यहाँ 3 सेल हैं, यहाँ 6 वोल्ट, अब बताने को तैयार रहना, यहाँ 2 एम्पियर, ये रिवीजन मानो। ये 4 सेल का कॉम्बिनेशन था, ये 3 सेल का कॉम्बिनेशन है। वो कह रहे हैं इस ग्राफ को देख के वही सब निकालना है, ईएमएफ क्या है हर सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है और किस करंट पे पावर मैक्सिमम है। तो रेडी हो जाओ बताने के लिए। जब ईएमएफ निकालना होगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करोगे, अपर कोऑर्डिनेट या लोअर कोऑर्डिनेट? यदि पिछला वाला ढंग से समझाया तो बोल दो, कोई भी बोल दो। सर अपर। ईएमएफ निकालने के लिए अपर कोऑर्डिनेट का यूज किया था मैंने या लोअर कोऑर्डिनेट का? सर अपर। क्या है अपर कोऑर्डिनेट बेटा, बाकी भी बोलो सब। अपर कोऑर्डिनेट है, वोल्टेज तो है 6 वोल्ट और करंट क्या है बेटा 0। सारे अटेंटिव होकर के बैठो और बाकी वीडियो तो दोबारा देख ही लेना। वोल्टेज है 6 वोल्ट, करंट है 0। अच्छा, फिर फॉर्मूला कौन सा लगाया था? अब बेटा फटाफट सबकी आवाज आ जानी चाहिए। वोल्टेज का फॉर्मूला E माइनस आई आर, ये वाला फॉर्मूला, V को रख दो 6, E पता नहीं, I 0, तो सॉल्व करके E इज इक्वल टू 6 वोल्ट आ गया। लेकिन ये जो ईएमएफ है ये कितने सेल का है? 3 सेल का। और यदि 3 सेल का ईएमएफ 6 वोल्ट है तो हर सेल 2 वोल्ट का होगा। तो आंसर पहले पार्ट का लिख आप देना, जगह कम है। ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज 2 वोल्ट। दूसरा पार्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये कोऑर्डिनेट लिया था, ये कोऑर्डिनेट है I इज इक्वल टू 2 और V इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला वही लगेगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। क्या? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V को रख दो 0, EMF तो 6 वोल्ट, कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन चल रही है। I को रख दो 2, तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। लेकिन 3 ओम 3 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, 3 ओम 3 सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक सेल का नहीं। तो हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। फिर उन्होंने कहा किस करंट के लिए पावर मैक्सिमम होगी। अब फिर वही फॉर्मूला, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर। E को रख देना 6, स्मॉल r को रख देना 3, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। कैपिटल R भी 3, क्योंकि पावर मैक्सिमम तब होती है जब कैपिटल R और स्मॉल r बराबर होते हैं। तो 1 एम्पियर ही आएगा इसका भी। E को रखना है 6, स्मॉल r को 3, कैपिटल R को भी 3, तो डिवाइड करके 6/6 1 एम्पियर आ जाएगी। यानी 1 एम्पियर करंट जब लोगे तो पावर मैक्सिमम होगी। अगली लाइव क्लास में भी न्यूमेरिकल ही होंगे, शीट नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं अ वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम। ऑब्वियसली ये आइडियल वोल्टमीटर नहीं है, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट आता है। आइडियल वोल्टमीटर असली ईएमएफ नाप सकता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो वो करंट ड्रॉ नहीं करता, और जो करंट ड्रॉ नहीं करेगा वो रियल ईएमएफ नापेगा। मेरा वोल्टमीटर
500 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये किसी भी सेल का रियल ईएमएफ नहीं नाप सकता। तो वो कह रहे हैं इससे एक ऐसे सेल का ईएमएफ नापा गया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, 4 ओम स्मॉल आर है, तो परसेंटेज एरर बताओ। मैं ये पता लगाऊंगा कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी। कायदे में हम यदि ये आइडियल वोल्ट मीटर होता तो ये ईएमएफ को सही सही नाप देता और रीडिंग आती ई, रीडिंग आनी चाहिए थी ई। लेकिन क्योंकि ये आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है, ये करंट ड्रॉ करेगा तो रीडिंग ई से कम आएगी। कितनी आएगी? तो इसका तरीका है, पहले करंट निकालो। करंट हो जाएगी ई अपॉन आर प्लस आर। तो इसका खुद का रेजिस्टेंस 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस 500 ओम, ईएमएफ दिया ही नहीं, तो E अपॉन 504 ये है इसकी करंट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी? वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है वोल्ट मीटर की वोल्टेज, यानी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनटू वोल्ट मीटर से जाने वाली करंट। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तो 500 ओम और वोल्ट मीटर में से जाने वाली करंट E अपॉन 504, तो ये रीडिंग आएगी। ये तो E से कम है, वो तो मैं पहले ही बता रहा था, आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है, तो रीडिंग E से कम आएगी। 500 अपॉन 504 लेस देन 1 हो गया ना, तो ये E से कम है, तो परसेंटेज एरर। तो आनी क्या चाहिए थी रीडिंग? E आ क्या गई? 500 अपॉन 504 ये आनी चाहिए थी, ये आ गई। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? एरर। एरर को रियल ईएमएफ से डिवाइड कर दो तो फ्रैक्शनल एरर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर। ये है परसेंटेज एरर इन द रीडिंग। यही परसेंटेज एरर इन द रीडिंग है। जो हमारी रीडिंग है वो फॉल्टी है। कैलकुलेट आप कर ही लोगे, ई कॉमन आगे कट जाएगा, ऊपर भी ई कॉमन है, नीचे भी ई कॉमन है, काट पीट लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉलोइंग सर्किट वोल्टमीटर एंड एमीटर आर आइडियल। आइडियल का मतलब यह है कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, एमीटर का रेजिस्टेंस 0। ये दो सेल है, ये सेल है 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, बॉक्स में बंद होने का मतलब इंटरनल। और ये सेल है हमारा 9 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का। यहां एक आइडियल वोल्टमीटर है जो करंट ड्रॉ नहीं करता, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, और यहां एक आइडियल एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है, वो सर्किट में कोई फर्क नहीं डालता, इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो वो कह रहे हैं कि बताओ वोल्टमीटर और एमीटर की, वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग क्या है? वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग क्या है? दो पार्ट है, दोनों एक जैसे हैं, बस अंतर बैटरी के कनेक्शन का है। मैं दोनों ही पार्ट करा रहा हूं। पहले पार्ट नंबर 1, पहले सर्किट में करंट निकालो, बाकी सब बाद में। दो बैटरी है, एक 9 वोल्ट की और एक 8 वोल्ट की। हर बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट देना चाहती है, तो ये चाहती है इधर करंट जाए 9 वोल्ट, 8 वोल्ट चाहती है इधर करंट जाए। दोनों बैटरी लड़ मरेंगी तो नेट वोल्टेज इन दोनों को, नेट ईएमएफ जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। यदि दो बैटरी एक ही डायरेक्शन में करंट दे तब तो वोल्टेज ऐड हो जाती है, और अपोजिट डायरेक्शन में दे तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये 9 वोल्ट की है, ये 8 वोल्ट की है, तो ये 8 वाली हार जाएगी, करंट यहां से चल के यहां जाएगी, 9 वोल्ट जीत गई, वो जो चाहेगी वो होगा, करंट यहां से यहां जाएगी। अब मुझे करंट बतानी है, तो या तो लूप इक्वेशन से निकाल दो, वो भी आपको आती है, और नहीं तो नेट ईएमएफ हो गया 9 - 8 और नेट रेजिस्टेंस 1 + 1। 9 - 8 क्यों हुआ समझ में आ गया, और चाहे तो लूप इक्वेशन बना देना। ठीक, अब इसके बाद ये आ जाएगा 1/2 एम्पियर।
ये आ गया 1/2 एम्पियर। आ गया आंसर। अब आता है वो कह रहे हैं इस सेल की पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर की रीडिंग, यानी इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। जब दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, ये सेल की टर्मिनल वोल्टेज है मेरे बेटा। सेल की टर्मिनल वोल्टेज के दो फॉर्मूले होते हैं। मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। देख बेटा, यदि जो सेल जिधर चाहे उसी डायरेक्शन में करंट जाए, सेल चाहता है उधर करंट जाए और वही जा रही है, तो ये होता है डिस्चार्ज। सेल इधर चाह रहा है करंट जाए, वही जा रही है, तो ये होता है डिस्चार्ज। लेकिन यदि सेल जिधर चाहता है करंट उसके अपोजिट जाए, जैसे सेल चाह रहा है करंट उधर जाए और लेकिन सेल मर्जी के विपरीत उल्टी चली गई, तो ये होता है चार्जिंग प्रोसेस। चार्जिंग का मतलब है सेल में उल्टी डायरेक्शन में करंट जाना। जैसे इस क्वेश्चन में ये सेल जिधर चाह रहा था करंट जाए उधर ही जा रही है, ये डिस्चार्ज होगा। लेकिन ये सेल जिधर चाह रहा था करंट जाए उल्टी डायरेक्शन में घुस गई, तो ये चार्ज होगा। चार्ज और डिस्चार्ज में पोटेंशियल डिफरेंस के या टर्मिनल वोल्टेज के फॉर्मूले अलग है। बेटा माइक बंद करिए। चार्जिंग के समय टर्मिनल वोल्टेज होता है V = E + IR, और डिस्चार्जिंग के समय पोटेंशियल डिफरेंस होता है E - IR। क्यों होता है मैं अभी बताता हूं। लूप इक्वेशन बनानी आती है, लूप इक्वेशन बनानी आती है, तो मुझे जरा बताइएगा सबसे पहले यहां पर लूप इक्वेशन के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये कैसा हो रहा है, चार्ज या डिस्चार्ज? चार्ज। ये उल्टा लिख दिया, चार्जिंग के समय E + IR, डिस्चार्जिंग के समय E - IR। ऊपर डिस्चार्जिंग का केस है, नीचे चार्जिंग। ये जिधर चाह रहा है उधर करंट दे रहा है और ये जिधर चाह रहा है उल्टी करंट जा रही है, तो ये चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो चार्ज डिस्चार्जिंग के समय E - IR और चार्जिंग, जरा सारे मिलके बताओ। मैं यहां से चलूंगा और यहां रुकूंगा, लूप इक्वेशन की तरह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। पहले करंट की डायरेक्शन में गया, तो बोलो माइनस या प्लस? माइनस। बाकी भी बोलो, बोलो बेटा, -IR या +IR? माइनस। -IR। बैटरी की छोटी प्लेट से टकरा गया, प्लस। रुक गया। मैंने कहा था यदि एक पॉइंट से चल के दूसरे पे रुक जाओ तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया -IR + E, यानी कि E - IR। जो भी सेल डिस्चार्ज होगा, यदि उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप सीधे भी फॉर्मूला लगा सकते हो, V = E - IR। लेकिन चार्जिंग के समय मेरे बताने की जरूरत ही नहीं। मुझे बताओ, मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं या करंट के अपोजिट जा रहा हूं बेटा? अपोजिट। तो प्लस या माइनस? सर प्लस। IR। और फिर नेगेटिव प्लेट से टकरा गया, फिर से प्लस। फिर रुक गया, तो E + IR आ गया। क्या सीखा? तीन बातें क्या सीखी? पहली बात तो ये सीखी, जो बैटरी जिधर करंट देना चाहे उधर ही दे रही है, डिस्चार्ज होगी। और जो बैटरी जिधर करंट देना चाहे उसकी उल्टी करंट घुस जाए तो वो चार्ज होगी। चार्जिंग के समय पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V = E + IR। डिस्चार्जिंग के समय पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V = E - IR। अच्छा, यदि किसी न्यूमेरिकल में बताए ही ना कि चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज, तो कोई बात नहीं, फिर तो हम ये मान के चलते हैं डिस्चार्ज हो रही है। फिर हम ये मान के चलते हैं डिस्चार्ज हो रही है। और यदि वो डिस्चार्ज हो रही है तो E - IR। तो तुमने देखा होगा पहले के सभी न्यूमेरिकल में हमने V = E - IR लिया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा कोई हिंट ही नहीं दिया था। अब इस क्वेश्चन में तो देखते ही पता चल रहा है क्या हो रहा है। तो जब उन्होंने ऐसा कोई हिंट ही नहीं दिया था तो हम ये मान के चल रहे थे कि डिस्चार्ज हो रही है। अब यहाँ तो देखो भी दिख रहा है कि ये डिस्चार्ज हो रही है, ये चार्ज हो रही है। अब जो चार्ज हो रही है उसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो चार्ज होने वाली का पोटेंशियल डिफरेंस, यदि फार्मूला याद हो गया हो सारे के सारे बोलना।
E plus IR. बाकी आवाज नहीं आई? E plus IR. और भी आनी चाहिए थी आवाज। बोलो बच्चों, गंदे बच्चे, कुत्ता। V is equal to E plus IR। तो E इसी का ही लेंगे 8, I इसमें से जा रही है 1/2 और R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 E I R। ये है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, यदि इसकी बजाय उन्होंने पूछा नहीं है, दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस पूछते यानी इसका, तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है तो E माइनस आई आर। E लेता मैं 9, I लेता हाफ और R लेता 1। यदि इसका निकालते तो डिस्चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगता है E माइनस आई आर, इसका निकालते तो चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगता है। दूसरा पार्ट बिल्कुल इसी के जैसा है, बस उसमें क्या डिफरेंस है बता दूं। बिल्कुल पिछली बार की तरह, बस सेल उल्टे लगा दिए। ये 6 वोल्ट 1 ओम 9 वोल्ट, 6 वोल्ट है 8 वोल्ट है, पता नहीं 6 8 जो भी है, मेथड सिखाने से मतलब। 9 वोल्ट 1 ओम। आप मेथड सीखो। अब मेरे बेटा वो कह रहे हैं कि इसमें यदि बैटरी लगा दे तो टर्मिनल वोल्टेज बताओ। मैं समझ गया, ये चाहता है इसके पॉजिटिव से करंट जाए, ये भी चाहता है इसके पॉजिटिव से करंट जाए, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट देने के लिए लगे हुए हैं। और यदि दोनों सेम डायरेक्शन में करंट देंगे तो ईएमएफ ऐड हो जाएंगे। तो टोटल ईएमएफ होगा 9 + 6 और टोटल रेजिस्टेंस 1 + 1, तो 15/2 7.5 एम्पियर। ये करंट कहाँ है? सब जगह, यहां भी सब जगह यही करंट है। और दोनों ही डिस्चार्ज हो रहे हैं, दोनों जिस डायरेक्शन में करंट देना चाह रहे हैं उसी डायरेक्शन में दे रहे हैं। और यदि दोनों जिस डायरेक्शन में करंट देना चाह रहे हैं उसी में दे रहे हैं तो दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं। यदि दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं तो चाहे किसी की भी वोल्टेज पूछें, फॉर्मूला E माइनस आई आर। अब उन्होंने कहा इस वाले की बताओ टर्मिनल वोल्टेज, तो E को तो रख देना 6, I को रख देना 7.5, स्मॉल r को रख देना 1, तो आपका आंसर आ जाएगा -1.5 वोल्ट। क्या आंसर आ गया? -1.5। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव भी आ जाता है सर। एक बात बता, पोटेंशियल डिफरेंस यानी दो पोटेंशियल का अंतर, यदि ये वाला पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पे है, ये कम पर है, तो ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा, कम में से ज्यादा करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये डिफरेंस भी नेगेटिव भी आ जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डिफरेंस तो किसी का भी नेगेटिव आ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, कोई परेशान होने की बात नहीं है। और दूसरे नंबर पर एमीटर की रीडिंग वो तो बताई थी 7.5 और ये। अच्छा, यदि मैं इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालता तो ये भी डिस्चार्ज हो रहा है, तब भी मैं फॉर्मूला लगाता E माइनस आई आर। E को रखता 9, I को 7.5, R को रखता 1, सॉल्व करके आ जाता। तो आज मैं यही रोक रहा हूं आज न्यूमेरिकल पे। आप लोग शीट नंबर 3 और 4 के कंसेप्चुअल और सॉल्व ट्राई करने शुरू कर दो, क्योंकि अब डाउट सेशन जल्दी आने वाला है। अगला लाइव तो अभी बीपीएस का ही होगा, उसके बाद डाउट सेशन आएगा 1-2 दिन में। फिलहाल के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा।